नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 में जीके तथा यूपी जीके का एक इम्पोर्टेंट सेशन देखने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो सारे के सारे जिसमें आपके यूपी जीके होगी और जीके के प्रश्न होंगे, जो सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट होंगे। किसके लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए। तो आज की इस क्लास में कुछ इस तरह के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि विश्व में उत्कृष्ट कालीन उद्योग का गढ़ उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। मतलब कालीन का उद्योग जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। इसके अतिरिक्त कहा कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है, ऐसा प्रश्न भी देखने को मिला है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इन प्रश्नों से बनने वाले जो बिंदु होंगे उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आज का पार्ट नंबर 10 है और इससे पहले के यदि 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखो दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का अनसोल्ड पीडीएफ चाहिए तो आप अनसोल्ड पीडीएफ के लिए आप अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डीएस सर ऑफिशियल नाम से आपका टेलीग्राम है। यहीं पर आपको प्रतिदिन जो क्लास नोट्स होते हैं और क्लास से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी यहाँ पर साझा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है। बताओ ऐसा कौन सा समय होगा जब उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो जस्टिस होंगे, जो हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे, उनका क्या कर दिया जाए? वेतन काट लिया जाए। संसद 2/3 बहुमत प्राप्त करे, वित्तीय आपातकाल हो, जब राज्य में विधानमंडल से संबंधित कानून बने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। एक बात याद रखनी है, जब किसी देश में वित्तीय आपातकाल यानी कि धन का अभाव होता है, धन का संकट होता है, जैसे वर्तमान में पाकिस्तान में चल रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो वहां के न्याय सुनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है यानी कि जज कहा जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है? इनके वेतन से कटौती की जाने लगती है। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो आर्टिकल 360 में आपका उल्लेख है। और वित्तीय आपातकाल आपका कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। कहां से? जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यूएसए का संविधान है, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, यूएसए का संविधान, यूएसए के संविधान से लिया है। अब दोस्तों, हमको बहुत सारे विद्यार्थी क्या बताएंगे कमेंट में कि सर यूएसए से नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया है, मैं इसकी चर्चा करता हूं। देखो, जो वित्तीय आपातकाल है वो यूएसए से लिया है, जबकि जो केवल आपातकाल होते हैं, कौन? जो आपके सर आपातकाल होते हैं, केवल आपातकाल, जो आपके आर्टिकल 352 में है यानी 352 में है, ठीक है, ये आपके दोस्त कहां पर हैं? ये आपके जर्मनी के संविधान से लिए हैं, ये याद रखेंगे। अगर पूछ लेगा वित्तीय आपातकाल कहां से लिए हैं तो बताना है यूएसए के संविधान से। अगर पूछ लेगा आपातकाल कहां से लिए हैं तो आपको बताना है जर्मनी के संविधान से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय राज्य समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताना है। जो अवशिष्ट शक्तियां होती है किसमें निहित होती हैं। देखो, अवशिष्ट शक्ति की बात करें तो इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, अवशिष्ट सूची के नाम से। आपने पढ़ा होगा अवशिष्ट सूची के बारे में। अवशिष्ट सूची क्या होती है? अवशिष्ट सूची पर क्या करते हैं? जो संसद होती है दोस्तों, संसद कानून बना सकती है। अवशिष्ट सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जो मूल संविधान बन रहा था उस समय जो विषय शामिल नहीं थे। जैसे कि आप देखते हैं साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम का नाम सुना है आप लोगों ने? आप लोगों के खाते से रुपए उड़ा दिए जाते हैं, तो ये क्या होता है? साइबर क्राइम होता है। ठीक है, साइबर क्राइम होता है। इसके अतिरिक्त आपने सुना है इंटरनेट के बारे में। किसके बारे में? इंटरनेट के बारे में। तो ये जो विषय थे 1950 के आसपास, ना तो कोई साइबर क्राइम जानता था न कोई इंटरनेट जानता था। तो इस स्थिति में क्या होता था दोस्त, यहाँ पर जो ये कानून थे उस समय नहीं थे। लेकिन भारत ने क्या किया, जो कानून भविष्य में बनेंगे, भारतीय जो संविधान बनाने वाले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत जानकार थे। उन्होंने सोचा कभी भविष्य में कोई नया कानून बनेगा और नया कानून बनेगा, उसको कहां पर रखेंगे? तो वो रखा जाएगा आपका अवशिष्ट सूची में। किसमें? अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें जो कानून बनाती है वो संसद बनाती है, इसको भी याद रखेंगे। अवशिष्ट सूची पूछ लेगा सर कहां से ली है, ये इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी बातें आप छोड़ देना। अवशिष्ट सूची कहां से ली है तो बताना है आपको सर कनाडा से। कहां से ली है? कनाडा से ली है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। जल्दी से बताओ, जो इबादत खाना था इसका निर्माण किसने करवाया था। इबादत खाना का जो निर्माण है वो दोस्तों वो अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने। इबादत खाने का मतलब है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग बैठकर मंत्रणा करते थे। क्या करते थे? सभी धर्म के लोग क्या करते थे? मंत्रणा करते थे। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सभी धर्म के लोग बैठते थे। इस तरह से लिख लेंगे आप लोग इबादत खाने में। और दोस्तों इसका निर्माण आपका 1576 में शुरू हुआ था और बनकर के 1579 में
कंप्लीट हो गया था, ठीक है, इबादत खाना। ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद इसका मतलब क्या था, इसका मकसद क्या था? इसका दोस्तों एक मकसद था, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोग बैठेंगे, लेकिन अकबर चाहता था कि हम एक नया धर्म चलाएं। आपने इसके बारे में सुना होगा, दीन ए इलाही के बारे में। कितने बच्चों ने सुना है, बता सकते हैं? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही में दोस्तों याद रखेंगे, ये धर्म बनाया था आपका अकबर ने, नया धर्म। और नया धर्म को अपनाने वाला एक व्यक्ति था, केवल बीरबल। ये भी याद रखेंगे, किसी ने नहीं अपनाया था, केवल एक व्यक्ति था जो पहली बार सबसे पहले हाँ भरी थी जिसने, वो बीरबल था। इस बात को याद रखेंगे। बाद में 15-16 और व्यक्ति शामिल हो गए थे दीन ए इलाही। पहले उसने इबादत खाना बनवाया, सभी लोगों को इकट्ठा किया, सभी धर्मों को, और बताया कि हम एक नया धर्म बना रहे हैं, आप क्या उसमें ज्वाइन होंगे? तो उन्होंने, कुछ लोगों ने मना कर दिया होगा, लेकिन बीरबल एक व्यक्ति था जो कालपी उत्तर प्रदेश से आता था। तो पूछ सकता है आपसे यूपी जीके में कि बीरबल का संबंध कहां से था, तो आपको सर बताना है कालपी से था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट तरीके से कवर किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? अंग्रेजों की अगर हम प्रथम फैक्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो समय आपका 1611 का था। समय 1611 का था, 1611 ईस्वी, ठीक है। इस समय जहांगीर शासक था और मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने क्या बनाई थी? अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। मछलीपट्टनम में क्या बनाई थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई की बात कर रहा हूं यहां पर, स्थाई नहीं, अस्थाई कहां पर बनाई थी? कोई बता सकता है? स्थाई बनाई थी सूरत में, ठीक है, स्थाई बनाई थी सूरत में, जबकि अस्थाई मछलीपट्टनम में बनाई थी 1611 में। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, रेलवे लाइन, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था, बताओ कहां से कहां के बीच रेलवे लाइन चली थी? तो आपको सभी को पता होगा, आपने बचपन से पढ़ा है कि जो मुंबई से ठाणे के बीच में भारत की पहली रेल चलती है, जो आपकी कितनी चलती है? आपकी 34 किलोमीटर चलती है। ये भी आपने सुना होगा। कितनी चली थी? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कितनी चली थी और कब चली थी? तो 1853 के आसपास चली थी, ठीक है, 1853 के आसपास, ठीक है। इस तरह को याद रखेंगे। भारत में पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी, और इसका जो जनक था वो था डलहौजी। कौन था? डलहौजी था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। डलहौजी इसका जनक था, जिसका शासनकाल आपका कब से चला था? आप कहेंगे सर 1848 से लेकर के 1854 तक, ठीक है। इसका क्या था? आपका गवर्नर जनरल, बतौर गवर्नर जनरल इसका शासनकाल था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे प्रश्न में कहा, गांधी इरविन संधि पर समझौता कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो ये हुआ था 5 मार्च 1931। कब हुआ था? यहां पर लिख लेंगे 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर गांधी जो इरविन है, इनके बीच 11 सूत्रीय जो मांगे थी, इनके बीच समझौता होता है, और इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिल्ली समझौता किस किस के बीच हुआ है, ठीक है। मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूं। दिल्ली समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और जो लॉर्ड इरविन था उसके बीच हुआ था, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और इसी के बाद भगत सिंह को फांसी हो जाती है, तो एक कंट्रोवर्सी होती है वहां पर 1931 में कराची अधिवेशन में। गांधी जी को काले झंडे दिखाते हैं लोग, कहते हैं तुमने जो वो क्या थे, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु थे, इनकी मौत से क्या कर लिया आपने? बदला ले लिया। मतलब इस तरह की कोई गांधी जी को कंट्रोवर्सी तरीके से लोग ट्रोल करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, पश्चिमी हवाएं बहती हैं, पश्चिमी हवाएं कहां से कहां की ओर बहती हैं, ये बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये भूमध्य रेखा से 30 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर या दक्षिण की ओर बहती हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसमें कभी डिटेल से चर्चा करेंगे। पश्चिमी हवाएं इंपॉर्टेंट है, और साल में 2 बार बहती हैं, ये भी याद रखेंगे। साल में 2 बार, ठीक है, साल में 2 बार अपना रुख बदल लेती हैं पश्चिमी हवाएं। कल मैंने करवाया था ये, ठीक है। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश में, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमसे, सर्वाधिक निर्वाचन वाला भारत का राज्य कौन सा है? सर्वाधिक निर्वाचन वाला भारत की राज्य की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? निर्वाचन का मतलब जनसंख्या से समझ लो या फिर सीटों से समझ लो। एकमात्र राज्य है उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 403 विधानसभा सीट है यहाँ पर आपकी। 80 क्या है? 80 आपकी लोकसभा सीट है, LS। उसके बाद 100 आपकी BP सीट है, विधान परिषद सीट, ठीक है। 31 आपकी क्या है? राज्यसभा सीट है। ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला कौन हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा कि भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब हुआ था? पहला संशोधन बताओ जल्दी से कब हुआ था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। किससे था दोस्तों? भूमि सुधार से संबंधित था। आप लोग बता सकते हो कि पहला संशोधन कब हुआ था? ये पहला संशोधन हुआ था प्यारे दोस्तों 1951 में, ठीक है। पहला संशोधन जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कह सकते हैं क्या? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो पूछा है भारत के पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये कब बने थे? तो आपका याद रखना है 1887 में। 1887 में ये मद्रास प्रेसिडेंसी में बने थे। मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, यहीं पर ये पहले क्या बनते हैं? मुस्लिम बनते हैं। इस बात को याद रखेंगे। पहले आपके व्यक्ति कौन थे? आप कहेंगे WC बनर्जी थे। दूसरे आपके कौन थे? जल्दी से बताओ, दूसरे कोई बता सकता है कौन थे? ठीक है, तीसरे कौन थे? तीसरे आपके बदरुद्दीन तैयब थे। चौथे जॉर्ज यूले थे। दूसरे बताओ और पहले बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। कांग्रेस की बात करते हैं तो दोस्तों 1885 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1885 में 28 दिसंबर के समय इसकी स्थापना होती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस मंडल में विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों मैं इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप जीवन भर इसको नहीं भूलोगे। आपने सुना होगा एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर। क्या आई थी? मिर्जापुर। और मिर्जापुर में जो भैया थे उनका नाम था कालीन भैया। कालीन भैया। तो आप याद रखेंगे कालीन उद्योग के बारे में। किसके बारे में? कालीन उद्योग के बारे में याद रखेंगे। और मिर्जापुर सीरीज के जो कौन थे? आप कहेंगे सर मिर्जापुर सीरीज के वो थे कालीन भैया। तो कालीन भैया कहाँ से आ जाएंगे? मिर्जापुर से। तो कालीन उद्योग कहाँ पर हो जाएगा? मिर्जापुर में। यही कारण था, जो मिर्जापुर का एक कैरेक्टर था जो आपके त्रिपाठी जी ने निभाया था, कालीन भैया नाम दिया था क्योंकि यहाँ पर कालीन बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहा है बिनसर का जंगल। बिनसर का जंगल भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? जल्दी से बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। देखो दोस्तों अगर इसकी हम बात करेंगे तो याद रखना है जो बिनसर का जंगल है ये अपने उत्तराखंड में पाया जाता है। इसको याद रखेंगे। देखो उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो जिले हैं मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, इस तरह का आपका उत्तर प्रदेश का कुछ मैप दिखाई देता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहां से यहां पर आपका कुछ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर हो जाता है और इस तरह से ऐसा उत्तर प्रदेश का मैप चलता है। ठीक है, इस तरह का। तो उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य हैं उनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये आपका रिवीजन के तौर पर है। यूके, यूके मतलब उत्तराखंड। यहां पर आपका हिमाचल प्रदेश, यहां पर आपका हरियाणा। ये जो भी संबंधित राज्य हैं इनसे आपको चीजें याद रखनी है। यहां पर राजस्थान हो जाएगा। यहां पर पूरा का पूरा आपका इस तरह से MP लगता है। इस कॉर्नर में आपके 4 राज्य लगते हैं। इस कॉर्नर में 4 लगते हैं। एक तो यहां पर MP लग जाता है और इसके बाद नीचे आपका आता है, यहां पर कहीं कॉर्नर में लिख देता हूं मैं। ठीक है, नीचे आता है छत्तीसगढ़। क्या आता है? छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बाद दोस्त झारखंड आता है। कौन आता है? झारखंड आता है। झारखंड के बाद आपका ये वाला आपका बिहार का एरिया आ जाता है। ठीक है, बिहार का। तो 4 राज्य। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। आगे आपको याद रखना है इस तरह से ये क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य हो जाएंगे। ठीक है, ये कितने हैं हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 राज्यों से ये सीमा बनाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दिल्ली से सीमा बनाता है। उसके अतिरिक्त एक नेपाल देश से सीमा बनाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड भी 2000 में ये 9 नवंबर को अलग हो गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता यानी तोता ए हिंद कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। याद रखेंगे ये तबला के जनक हैं। तबला किसने बनाया था? तो अमीर खुसरो को तबला का जनक माना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। किस जो सल्तनत था, किस सल्तनत का शासक था जिसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार विनिमय प्रणाली चलाई गई थी? तो आप बता सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बाजार नियंत्रण प्रणाली थी दोस्तों। अगर कोई 100 ग्राम की कंजूसी करता है, अगर 100 ग्राम किसी के में चूना लगा देता है तौल में, माप तौल में, तो ये क्या करता था? उस दुकानदार का 100 ग्राम खून निकाल लेता था, यानी कि मांस निकाल के दे देता था उस व्यक्ति को। जाओ ले जाओ इसको कुत्तों को खिला देना। 100 ग्राम मांस काट लेता था जिंदा दोस्त। इसलिए इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। सेना में पोशाक निर्धारित किसने की थी? क्वेश्चन पूछ लेगा। सेना में पोशाक निर्धारित किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का एक नौकर था जिसे केम्बे बाजार गुजरात से खरीदा था। दोस्त याद रखेंगे उसका नाम क्या था? आप लोग बता सकते हैं? जल्दी से बताओ। वो आपका क्या था? ट्रांसजेंडर था। जल्दी से बताओ, क्या आप बता सकते हैं इसको? ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग कितना है? ये बताना है। तो देखो भारत में कुल आपकी क्या है? आपकी जो भारत में कुल आपकी विद्युत बनती है, यानी कि जो हमारी लाइट बनती है, उसमें 22% योगदान। दोस्त 22% जो योगदान है किसका है? ये जल विद्युत शक्ति का है। किसका? यानी कि वाटर का यानी पन बिजली का यानी पानी से बनने वाली बिजली 22% है। तो 100 में 22% कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर लगभग 1/4 आ रहा है। 1/4 25 होता है, 25 के आसपास ही तो है।
तो लगभग 1/4 ये आपका हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। 5वां भाग भी कह सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर 1/3 नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 कह सकते हो या 1/5वां भाग, ठीक है। 5वां कहना उचित होगा, क्योंकि 25 और यहाँ पर 22 में 3 का अंतर है, लेकिन 20 और 22 में 2 का अंतर है, तो कम वाला अंतर देखेंगे तो 5वां भाग इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। याद रखेंगे भारत में 22% आपको एग्जैक्टली याद रखनी है। अगर भारत में आपकी 100% बिजली बनती है तो याद रखना है 22% आपकी किससे बनती है, पानी से बनती है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है किस राज्य पुलिस का नारा है आपके साथ आपके लिए, और उत्तर प्रदेश पुलिस में यह पूछा भी गया है, ऐसी कौन सी राज्य पुलिस है जिसका नारा है कि आपके साथ आपके लिए हमेशा। जल्दी से बताओ कौन सा नारा हो जाएगा, किस राज्य पुलिस का हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर बनेगा, 1 मिनट, कहां गया यार क्वेश्चन, 1 मिनट, इसका जो सही उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा दिल्ली पुलिस। आपके लिए, सॉरी, आपके साथ हमेशा आपके लिए, तो ये आपका दिल्ली पुलिस का नारा है। और उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कहां पर, यूपी 2018 कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, आपके साथ आपके लिए हमेशा, दिल्ली पुलिस, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी जो हमारी प्रकाश ऊर्जा होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रकाश ऊर्जा दोस्तों बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में। किस में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि भोजन के बनाने की, जो पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, उसमें जो सूर्य की रोशनी आती है वो किसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में हमसे कहा है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है। तो अभी हमने कुछ इस तरह का आपको उत्तर प्रदेश का मैप करके बताया था, ठीक है, बताया था इस तरह का मैप, इस तरह का मैप बताया था उत्तर प्रदेश का कितने राज्यों से लगती है। तो आप बताएंगे यहाँ पर एक राज्य था, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आए थे, तो यहाँ पर आपके 8 राज्य थे, 8 राज्य थे, एक यूटी था, एक देश था, ठीक है। तो 8 राज्य इसका सही उत्तर होगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों, आवेशित की गई वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा अनावेशित की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। देखो, एक तो आपकी आवेशित वस्तु होगी और किसी अन्य आवेशित हो या अनावेशित हो, उन पर जब दोनों में आपस में फोर्स लगता है तो ऐसे फोर्स को दोस्त कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। क्या कहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा मैडम क्यूरी। एक बार दोस्त इन्हें फिजिक्स के लिए मिला था, किसके लिए, रेडियोधर्मी की जब इन्होंने खोज की थी फिजिक्स की, PHYSICS, ठीक है, SICS, तो ये फिजिक्स के लिए एक मिला था PHYSICS, ठीक है, तो सही हो जाएगा। इसके बाद एक बार केमिस्ट्री के लिए मिला था, केमिस्ट्री, ठीक है। तो 2 बार मिले थे, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एकमात्र महिला है जिन्हें 2 अलग अलग विषयों में क्या मिले हैं, नोबेल मिले हैं, और एक 1902 में मिला था, ये भी याद रख लेंगे अगर पूछ लेगा। एक 1911 में मिला था, ठीक है, केमिस्ट्री का 1911 में, फिजिक्स का 1900 कितने में, 2 में। इस बात को याद रखेंगे। मैडम क्यूरी 2 नोबेल पुरस्कार विजेता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। हिमाद्री स्टेशन कहां पर स्थित है, इसकी एक ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक याद रखनी है। देखो, हिमालय भारत के कहां पर, उत्तर में है, उत्तर में है ना भारत। अगर यहां पर है तो इस तरह का हमारा प्यारा भारत आता है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। तो यहां पर इस तरह का हिमालय पाया जाता है। तो हिमालय भारत के कहां पर है, उत्तर में, उत्तर में है। तो उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं, आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र। उत्तर में हिमालय है तो हिमाद्री उत्तरी ध्रुव पर हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। गंगोत्री कहां पर पूछ लेगा, गंगोत्री बताना है अंटार्कटिका में। क्वेश्चन पूछ लेगा गंगोत्री जो स्टेशन है वो कहां पर है, आपको बताना है अंटार्कटिका में है। इस बात को याद रखेंगे। भारत का पहला दल कब भेजा गया था, मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था, क्या आपको याद है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगले प्रश्न में कहा है भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत की अगर सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं तो ये आपकी मित्र 1948 में बनी थी, 7 तारीख को 1948 में बनी थी, 7 जुलाई में, ठीक है। इस तरह से 7 जून या जुलाई था, इसको कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन 1948 में बनी थी। और दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना वेस्ट बंगाल में भारत की पहली क्या थी, ये आपकी पहली परियोजना थी जो भारत की थी, ठीक है, सबसे पुरानी है। हीराकुंड की बात करेंगे, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड दुनिया का सबसे लंबा बांध है जिसकी लेंथ 25 दशमलव कुछ किलोमीटर है, लगभग 25 किलोमीटर है। कोसी की बात करेंगे, बिहार का शोक कहा जाता है। चंबल 3 राज्यों से बहती है, कल बताया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है 1 गीगाबाइट कितने केबी के बराबर होता है, ये बताओ। 1 जीबी कितने केबी के बराबर होता है, ये बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे पूछे जाते हैं, तो इनकी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। सबसे पहले आपसे पूछेगा 1 बाइट,
एक बाइट पूछेगा तो आपको बताना है। यहाँ पर एक बाइट पूछेगा तो इसको छोड़ दो, यहाँ पर आप लिखो 1 किलोबाइट। 1 KB लिखो, 1 KB लिखोगे तो 1 बाइट के ये हो जाएगी 8 बाइट के बराबर, किसके 8 बाइट के बराबर। और यहाँ पर आप लिखेंगे 1 MB, 1 MB लिखेंगे तो ये हो जाएगी 1024 के 1024 KB के, ठीक है 1024 KB के, 1 मिनट KB लिखना है, KB की हो जाएगी। अगर आप लिखोगे 1 GB, 1 GB दोस्त लिखोगे तो 1 GB आपकी कितने में हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 GB जो होगी वो हमारी 1024 MB के बराबर होगी। 1 GB अभी यूज करते हैं तो 1024 MB होती है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक TB की, 1 GB के बाद क्या आता है TB, टेराबाइट। टेराबाइट 1 TB होगी 1024 GB के, 1024 GB के बराबर होगा। उसके बाद आता है एक PT, PT मतलब पेटाबाइट, ठीक है पेटाबाइट, इसको याद रखेंगे। और ये होती है 1024 TB के बराबर। इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सारे के सारे डाउट क्लियर हैं, आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर मैंने बता दिया है कौन किसके बराबर। क्वेश्चन में पूछा है 1 GB, GB कहाँ पर है यहाँ पर, और KB के बराबर है। तो KB देखो एक बार MB में गुणा होगा, एक बार KB में। कहने का मतलब है 1024 का 2 बार गुणा, 1024 का 2 बार गुणा होगा तभी 1 GB आपकी KB के बराबर पर आएगी, ठीक है इसको याद रखेंगे। तो ये आपका विकल्प नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों एवं खनिजों को 90% शरीर में किस भाग के द्वारा सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। तो देखो जो आपकी छोटी आंत होती है दोस्त, जो आपकी छोटी आंत होती है, इस बात को याद रखेंगे। छोटी आंत में कुछ रसांकुर पाए जाते हैं। भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है, भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे छोटी आंत में। छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं, वो पूरी तरह से भोजन में लगभग 90% जो पोषक तत्व होते हैं उनको खींच लेता है। तो छोटी आंत में 90% आपके पोषक तत्व जो खनिज लवण होंगे सब खींच लेगा। उसके बाद जो मल होगा वो आपके बाहर निकाल देगा, ठीक है इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। छोटी आंत इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर विश्व खाद्य दिवस की बात करेंगे, ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 8 मार्च की बात करेंगे तो वर्ल्ड वुमेन डे क्या होता है, वर्ल्ड, यहां पर लिख देंगे वर्ल्ड वुमेन डे, ठीक है इस प्रकार आप लोग लिखेंगे। 11 जुलाई की बात करेंगे तो जनसंख्या दिवस, ठीक है क्या हो जाएगा, जनसंख्या दिवस हो जाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात करेंगे अगर हम 26 सितंबर की, तो बताओ कौन सा होता है, विश्व पर्यावरण वनिकी दिवस, इस तरह से कुछ मनाया जाता है 26 सितंबर को, ठीक है इसको याद रखेंगे। तो 8 मार्च को आपका वुमेन डे, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस और 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस, इसको याद रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, कोई बता सकता है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है कहां पर है, तो आप लिख लेंगे इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका रोम में, ठीक है रोम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अब अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।